this wondrous fusion of the mind, heart and गहलोत जी का आगमन हो चुका है। आप सभी से आग्रह है, अपने स्थान पर सावधान की स्थिति में खड़े होकर मातृभूमि को सम्मान दें। ध्वजारोहण होगा। समस्त परेड कमांडर 2017 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर, सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए। तो ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में तिरंगा फहराया। दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी का संबोधन हुआ लाल किला की प्राचीर से। स्वाधीनता दिवस परेड निरीक्षण। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम जोश के साथ मनाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में झंडा फहराया, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आज राज्य में सभी मंत्री 22 जिलों में भी ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एसएमएस स्टेडियम जयपुर से है, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लाल किले से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बच्चे, युवा हो या बुजुर्ग, महिलाएं, श्रमिक हो या किसान, हर वर्ग के लोगों तक, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास के प्रकाश को पहुंचाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। पूरा ध्यान प्रदेश और प्रदेशवासियों को एक बेहतर कल मुहैया कराने पर। यही विश्वास प्रदेश की जनता को दिलवाते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हमारी महिला पुलिस, हमारे जवान, होमगार्ड्स, जेल प्रहरी अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास दिला रहे हैं कि इनके इरादे अडिग हैं, इनके सीने में फौलाद है और बाजुओं में वो ताकत है जो किसी नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने देगी। इन जाबाज पुलिस की टुकड़ी की ओर देखकर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद होंगे। दिल में अजीब सी उमंग पैदा हो रही है, हमारे अंदर एक भरोसा जागने लगता है, एक नया आत्मविश्वास जन्मने लगता है। और परेड कमांडर सुश्री रंजिता शर्मा के नेतृत्व में आज की परेड प्लाटून नंबर 1 आयुक्तालय जयपुर महिला पुलिस, नेतृत्व उप निरीक्षक मंजू कुमारी का। प्लाटून नंबर 2 हाड़ी रानी महिला बटालियन, कमान संभाले हैं प्लाटून कमांडर जाहिदा। और ये तीसरा प्लाटून आयुक्तालय जयपुर पुरुष, नेतृत्व उप निरीक्षक नरेश कुमार का। चौथा प्लाटून है जीआरपी का, बागडोर संभाले हैं उप निरीक्षक रतन सिंह। प्लाटून नंबर 5 14वीं बटालियन आरएसी, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक भरत सिंह। अगला प्लाटून नंबर 6 एसडीआरएफ, प्लाटून कमांडर है राकेश वीरवाल। प्लाटून नंबर 7 कारागृह जेल विभाग का ये प्लाटून, कमान संभाले हैं उप कार्यपाल अभिषेक ओला। प्लाटून नंबर 8 बॉर्डर होमगार्ड की टुकड़ी,
प्लाटून कमांडर हैं पलविंद्र सिंह। प्लाटून नंबर 9 है अर्बन होमगार्ड पुरुष का ये प्लाटून दशरथ कुमार प्लाटून कमांडर। और अंतिम प्लाटून अर्बन होमगार्ड महिला प्लाटून कमांडर हैं ममता कंवर शेखावत। अभी भी आपने महसूस किया इस भव्य कार्यक्रम की महक को। आप महसूस कर सकते हैं हर उस देशवासी को जिसके हृदय में वंदे मातरम का मंत्र गूंजता है। मेरा रंग दे बसंती चोला की ध्वनि स्पंदित होती है और जिस देशभक्ति के कारण आज हम यहाँ उपस्थित हैं, जिस देशभक्ति के कारण से हम यहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम पर इस भव्य कार्यक्रम की छटा को देख रहे हैं, जिस कारण से अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने दूसरी गोली अपने मस्तक पर चलाई थी, उसी कारण से अशफाक उल्लाह खान ने कहा था मैं फिर आऊंगा। और उसी कारण से शहीद आजम भगत सिंह भारत माता की जय जयकार करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। 15 अगस्त की हवा ही कुछ खास होती है, जो जब हमें छूती है तो मानो रोम रोम देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत हो जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो हर भारतीय के लिए आज भी प्रेरणा है। सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त भारत, अनेकता में एकता, ये हिंद की विशेषता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने परेड निरीक्षण संपन्न किया और पुनः सलामी मंच पर। स्वाधीनता दिवस परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड निष्क्रमण की आज्ञा प्राप्त कर समस्त परेड कमांडर वंदिता राणा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पुनः अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंचते हुए। कदमों ने अभी राष्ट्र को सलामी दी है। आकाश की ऊंचाइयों में शान से लहराते तिरंगे के गौरव को और ऊंचा करने के लिए जरूरत होती है अदम्य साहस और वीरता की। और ये जोश, ये उमंग, ये उल्लास मौजूद है हमारे नौजवानों में। इन टुकड़ियों ने अपने उल्लास का परिचय दिया और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान और अपनी भावनाओं को दर्शाया। ये वक्त उन एहसासों को फिर से याद दिलाता है जिसके चलते हमारी स्वाधीनता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान देकर इस झंडे को आकाश दिया था। आज हम सब यहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो राष्ट्रभक्त मौजूद हैं 75वें स्वाधीनता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में इस राष्ट्र के सम्मान के लिए, इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए आतुर हैं हम सब। बहुत सुंदर नजारा, देखने लायक नजारा। एक बार जोरदार तालियों से हमारी इन टुकड़ियों की हौसला अफजाई करें। और परेड निष्क्रमण के बाद समस्त परेड कमांडर, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर वंदिता राणा सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शकों से अनुरोध, जोरदार तालियों से परेड कमांडर का अभिनंदन करें, स्वागत करें।
75वां स्वाधीनता दिवस एक बार पुनः आप सबको बहुत 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 मुबारक। और अब निवेदन हमारे जननायक जो राजस्थान को प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, जिन्होंने कोविड महामारी से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उनके कुशल नेतृत्व की देश और दुनिया में जमकर तारीफ हुई। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी आपसे आग्रह करेंगे, कृपया पधारें और राजस्थान के आवाम के नाम अपना संदेश, अपना उद्बोधन प्रदान करें। तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रिय भाई और बहनों और मेरे प्रदेश के वासियों, 75वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं महात्मा गांधी जी से लेकर राजस्थान के स्वाधीनता सेनानी श्री राजस्थान जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, जमनाजी बजाज, बाल मुकुंद बिस्सा आदि सभी ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आप सबको मालूम है कि देशव्यापी किस रूप में गांधी जी की सानिध्य में ये लड़ी लड़ी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अनेकों ऐसे योद्धा थे जिन्होंने त्याग किए, बलिदान किए कि नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़े, जेलों में बंद रहे, तब जाके कीमती आज़ादी मिली थी। आज़ादी का इतिहास इस देश के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उस कीमती आज़ादी को 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है ये। 74 साल का लंबा सफर जिसने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं, बोलियां, धर्म और जाति हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखना व अखंड रखना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे नेताओं के कुशल नेतृत्व में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टा थे। एक तरफ नींव रखी उन्होंने विकास की, मजबूत नींव रखी, दूसरी तरफ देशवासियों का आह्वान किया किस प्रकार से हमारा संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बना, उनको आधार बना किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। संविधान की मूल भावना और हमारे क्या कर्तव्य है, पूरे देशवासी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि कोई 75वां वर्ष एक दिन के लिए नहीं मनाया जाएगा, ये पूरे साल भर हम लोग किस रूप में मनाते हैं। सरकारें अपना काम करती है, प्रोग्राम करती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, परंतु हर व्यक्ति को, हर संस्था को अपने तरीके से किस प्रकार से वे जश्न मना सकती है, जिससे कि नई पीढ़ी को इस बात का एहसास हो एक आजादी मिली है, क्या हमारी विचारधारा थी, क्या हमारी सोच थी, किस प्रकार हमारे त्याग बलिदान हुए और किस प्रकार से आजादी के वक्त में कुछ भी नहीं था देश के अंदर, एक सुई भी बाहर से आती थी। उस मुल्क में आज क्या नहीं बन रहा है, ना सड़कें थी,
ना पानी की व्यवस्था थी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। बिजली को लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली हुआ करती थी। राजा महाराजाओं के महलों में टिमटिमाती थी वो। आज 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पन्न हो रहा है। सोलर अलग आ रहा है, विंड अलग आ रहा है, पूरी क्रांति हो गई। सड़कों के जाल बेच गया है। कहाँ सड़कें थी रेगिस्तान की राजस्थान के अंदर? स्कूलें नहीं थी। कॉलेज की बात छोड़िए, मामूली 2-4-10 कॉलेज थी। विश्वविद्यालय के लिए लोग, हमारे यहाँ के लोग आगरा और इलाहाबाद और वाराणसी जाते थे। हम लोगों ने बहुत लंबा सफर तय किया। आज वो राजस्थान नहीं रहा जो उस जमाने का था। आज यहाँ पर IIT, IIM, IIIT, एम्स, विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, MNIT, क्या नहीं है राजस्थान के अंदर। कॉलेजों में जाल बिछ गया है। हमने अभी हाल ही में 2 साल में 123 कॉलेज खोल दी, 33 महिला कॉलेज खोल दी और ये घोषणा कर दी कि जहां 500 छात्राएं होगी वहां पर उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इस प्रकार एक से बढ़ के एक हम लोगों ने फैसले किए हैं और मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो अकाल सूखे पड़ते रहते थे। आज जिस प्रकार से नरेगा योजना आई है यूपी गवर्नमेंट वक्त में, फूड सिक्योरिटी एक्ट लग गया, गरीबों के लिए 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, शिक्षा का अधिकार का कानून बन गया, सूचना का अधिकार का कानून बन गया। ऐसे नहीं फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी थी चेयरपर्सन यूपी की, और वही आज नरेगा ने बचा लिया कोरोना काल के अंदर लोगों को। वरदान साबित हुआ नरेगा अपना जो महात्मा गांधी के नाम से। तो जो फैसले 70 साल में हुए, 74 साल में हुए हैं, वो आपके सामने हैं। उसके लिए आधुनिक राजस्थान कहलाता है। यहाँ आप शानदार नेशनल हाईवेज हो, स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो मेगा हाईवेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स हो, गांव की सड़कें हो, उसके जाल बिछा हुआ है। जल जीवन मिशन आया है, 50% भागीदारी केंद्र की है। हम मांग कर रहे हैं उनसे 90% भागीदारी करो। जो पहले प्रावधान था वही अपनाए कि राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके नहीं है बल्कि गांव की दूरी दूर दूर है, ढाने में लोग बसे हुए हैं। वहां पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना और राज्य के मुकाबले में बहुत ज्यादा खर्च आता है। हम चाहते हैं कि जल जीवन मिशन, घर घर में नल की योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनी, पूरे देश के लिए बनी। राजस्थान में तो लोग तरसते हैं पानी के लिए। आप जानते हैं गांव में क्या स्थिति बनेगा आज की। इसलिए हमने पूरी राजस्थान के लिए अलग से इसकी मनाही है किस प्रकार से 13 जिलों के अंदर राष्ट्रीय योजना घोषित हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी राजस्थान के जयपुर में, अजमेर में। ERCP को हम लोग राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, अभी तक दिया नहीं। तो हमने नवनेरा बांध के माध्यम से, ईसोदा बांध के माध्यम से काम शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि प्यासी धरती है और ऐसे इलाके करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, माधोपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सब जिले जो है बहुत तकलीफ में पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए। तो सरकार अपना प्रयत्न कर रही है और मैं समझता हूं उसी रूप में हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल के अंदर भी मुझे कहते गर्व है कि जो आह्वान हमने किया था, राजस्थान के संस्कार और संस्कृति परंपरा महान है। एक तरफ हमारे सैनिक सरहदों पर कारगिल का युद्ध हो या उसके पहले या बाद में लगातार शहादत दे रहे हैं। शहादत देना
आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कुर्बानी है, त्याग बलिदान है देश के लिए। उनको मैं नमन करता हूं। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे वो पुलिस वाले हों, आतंकवाद का शिकारी बनते हैं। और कोरोना के अंदर दिखा दिया राजस्थान की जनता ने किस प्रकार से एकजुटता दिखाई। हमने कहा राजस्थान सतर्क है, हमने कहा राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोए। आम जनता ने, पक्ष ने, विपक्ष ने, धर्म गुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, सामाजिक संगठनों ने, किसी ने कमी नहीं रखी। आम जनता भी आ गया है, खाना पका हुआ हो या कच्चा हो, पहली लहर के अंदर जिस प्रकार सेवा की राजस्थान की, वो इतिहास में दर्ज हो गई। क्योंकि राजस्थान का कोरोना प्रबंधन भी, जहां हमारे यहां पर टेस्टिंग होती नहीं थी, सैंपल भेजने पड़ते थे ब्लड के पूना और दिल्ली, 8-1.5 लाख की क्षमता राजस्थान ने पैदा कर ली प्रतिदिन। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया, आईसीयू बेड बढ़ा दिए, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई। पहली लहर तो निकल गई, फिर भी तो दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया ऑक्सीजन को लेकर, दवाओं को लेकर के। तब भी हम लोग तकलीफ में आए, पर फिर भी हमने यहाँ जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया, उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भी लोग जानते हैं कि राजस्थान का प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ रहा। रिकवरी रेट बहुत शानदार रही, मृत्यु दर बहुत कम रही, 1% से कम रही। शानदार प्रबंध रहा अस्पतालों के अंदर। सबको विश्वास में लेने का परिणाम है कि हम लोग कोरोना काल में भी कामयाब हो सके मैनेजमेंट के अंदर। तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है। मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग अभी भी, कोई कोरोना गया नहीं है पूरे विश्व के अंदर, कहीं तीसरी लहर आ रही है, कहीं चौथी लहर आ रही है, कहीं पांचवी लहर आ रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो तीसरी लहर की संभावनाएं हैं, कोई निश्चित तौर से नहीं कह सकता। देश और दुनिया के वैज्ञानिक हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे आपके डॉक्टर्स होगा क्या, तीसरी लहर आएगी, किस रूप में आएगी, बच्चों के लिए आएगी, कोई नहीं कहता। स्कूलें खोले हमने फैसला किया है। कल मैं देख रहा था कि हिमाचल में, पंजाब में, 4-5 राज्यों में बच्चों स्कूल जाने पर उनको कोरोना संक्रमित हो। हम लोग पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीज का, जल्दबाजी नहीं आ रहे। हम चाहेंगे राजस्थान की जो एक प्रोफाइल बनी देश के अंदर कोरोना मैनेजमेंट की बनी। वैक्सीन हम लोग आज 15 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। तो वैक्सीन मिल नहीं रही हम लोगों को, तो 1.5-2 लाख मुश्किल लगा। हम चाहते राजस्थान के लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने में हम लोग कामयाब हो जाएं, क्योंकि बचाव जो है वो वैक्सीन से संभव है। हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोरोना हो रहा है। 40,000 लोग हो गए केरला के अंदर जिनकी दोनों वैक्सीन लगी हुई थी, तभी संक्रमित हो गए। पर कम से कम वैक्सीन लगाने के बाद में मृत्यु दर 0 के आसपास रहती है। हम चाहेंगे कि जनता का जो सहयोग मुझे मिला उसको मैं कहीं भूल नहीं सकता। इसीलिए भी अवसर पर इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, शिक्षकों, पुलिस कर्मियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राण की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों को प्राण बचाने में कार्य किया। इनका मैं सम्मान भी करता हूँ कि इस रूप में इन्होंने, पहली लहर में बहुत लोग चिंतित थे, पता नहीं क्या होगा, तभी लोगों ने जान की बाजी लगा करके सब कुछ काम किया। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा हम लोग किस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर भी जो राजस्थान ने एक स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर गति पकड़ी है, फ्री दवाइयाँ, इसकी मैंने मैं सन 12-13 के अंदर बहुत कामयाब रही, टैक्स फ्री रही, और उसी का परिणाम है कोरोना प्रबंधन में चिकित्सा व्यवस्था शानदार है, क्योंकि हमने कहा धीरे रास्ता रहेगा,
निरोगी राजस्थान का भी नारा दिया था, राजस्थान में निरोगी हो राजस्थान के लोग, जिससे कि दवाइयों कम से कम आवश्यकता पड़े, प्रिवेंशन और मेडिसिन। वही काम आया हमारे कोरोना मैनेजमेंट के अंदर। अभी मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार हमने चिरंजीवी योजना लेके आया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, पूरे प्रदेशवासियों को 5 लाख तक का बीमा हो गया है परिवार का, कैशलेस। कुछ तकलीफें भी आ रही है, नई योजना लागू होती कुछ तकलीफ आती है अस्पतालों में भी और जगहों में, उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो शानदार योजना है। आप लोग करीब 95% लोग जुड़ चुके हैं। कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं तो जानबूझ करके या फिर अज्ञानतावश हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं हम चाहते हैं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ बने देश के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है। मैंने कहा कि तमाम सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं आज राजस्थान में आ चुकी है। कॉलेजों में जाम बीत रहा है। हम चाहेंगे हर ब्लॉक के अंदर कॉलेज, जैसे मैंने कहा 500 छात्राएं होगी और कॉलेज खोल देंगे लड़कियों की। आप सोच सकते हो कि सरकारी सोच क्या है। इस रूप में हम लोगों ने तय की। किसानों को सब्सिडी मिल रही है 16,000 करोड़ की। किसानों के लिए हमने घोषणा कर दी है कि अगला बजट किसानों के लिए अलग होगा। और शायद आपको मालूम पड़ा होगा, कल रात ही मैं देख रहा था, कल बजट पेश हुआ तमिलनाडु का। तमिलनाडु ने कल किसानों के लिए अलग बजट पेश कर दिया है। मैं चाहूंगा, अपने घोषणा की थी बजट के अंदर, अगले बजट के लिए तमिलनाडु ने कल बजट पेश किया है। हम देखेंगे कि उसको एग्जामिन करेंगे, अच्छे से अच्छा बजट किसानों के लिए क्या हो सकता है वो लाने का प्रयास करेंगे। किसानों की अलग समस्या होती है बिजली को लेके, उनके लिए अलग कंपनी बनेगी जिससे कि किसान लोग बिजली के लिए मोहताज नहीं रहे। उनकी मांग रहती है कि रात को सर्दियों में बिजली मिलती है, रात भर जागना पड़ता है, कई बार दुर्घटना हो जाती है, जिनको बिजली मिले। आप जानेंगे पसंद होगी 15 जिले में हमने दिन को बिजली कर दी है। अगले साल तक सभी जिलों में दिन को बिजली मिलने लग जाए। इस प्रकार किसानों के लिए जो वादे हमने किए थे, कर्जा माफ करने का किया, वो निभाया। 20 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए। और तो और हम चाहते हैं कि बूंद बूंद ड्रिप और स्प्रिंकलर की खेती हो, पानी बचाओ। पानी की कमी अभी भी है, देश के अंदर भी है और प्रदेश के अंदर। एक बूंद कीमती है। पानी बचाने का काम जब हम खेती को करेंगे ड्रिप के आधार पर, स्प्रिंकलर के आधार पर हमारा खेती, तब जाकर के पानी बच सकेगा। अभी हमने किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह सम्मान निधि दी है बिजली के बिल के लिए। इस प्रकार ध्यान रखें किस प्रकार से किसानों के लिए काम हो सके। और यही सोच हमारी हर क्षेत्र के लिए है, किस प्रकार हम लोग आगे बढ़े हर क्षेत्र में। पानी के लिए मैंने कहा आपको, जल जीवन मिशन के बारे में बताया आपको, बहुत शानदार योजना है। सोलर के लिए कुसुम योजना लेके आ रहे हैं, भारत सरकार की भी योजना ये है। हम चाहेंगे राजस्थान आगे बढ़े, या खेतों में सोलर पावर प्लांट लगे और जितनी बिजली की आवश्यकता है खेत में वो ले, उसके बाद में बाकी बची हुई बिजली को सरकार को बेच सके, उनको इनकम भी हो जाए। इस प्रकार से बिजली हो, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, चाहे सिंचाई हो, सब में हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। और तो हम चाहते हैं कि अभी नीति आयोग के साथ मीटिंग हो रही थी, हमने कहा वक्त आ गया है प्रधानमंत्री जी का संदेश दें लोगों का, राजस्थान लोगों का, सोशल सिक्योरिटी हो लोगों को। दुनिया भर के विकसित राष्ट्रों में जिनको जरूरत है उनको सोशल सिक्योरिटी है, वीकली पैसा मिलता है जिससे कि अपना गुजारा कर सके। अभी हमने 35 लाख लोगों को कोरोना काल के अंदर जो डेस्टिट्यूट थे, जो सुबह शाम कमा के खाते थे, रेडी वाले, ठेले वाले, रिक्शा वाले, सबको अपने 5,500 रुपये दिए 5 किस्तों के अंदर, जिससे कि उनको तकलीफ कम से कम हो कोरोना काल की। 80 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 20 लाख की पेंशन भी जोड़ी है 2 साल के अंदर हमने। और अभी प्रशासन गाँवों के संग
राष्ट्रीय शहरों के संग अभियान शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से। तो तमाम तरह की समस्या, राजस्व संबंधी समस्याएं हैं गाँव के अंदर, विभिन्न विभागों की समस्याएं हैं, शहरों के अंदर पट्टे देने की समस्याएं हैं। तमाम जो पहले हमने किए थे प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग, उसी तरह का अभियान वहां पर शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत आप सबके सहयोग से दोनों प्रोग्राम बहुत सफल होंगे, लोगों को उससे राहत मिल सकेगी। इस प्रकार से नौकरियों की बात है, नौजवानों के लिए करीबन 1 लाख के आसपास नौकरी लग चुकी है, 80,000 की प्रक्रिया चल रही है और पूरी तरह हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बल्कि स्पोर्ट्समैन के लिए भी हमने उनको प्रायोरिटी दी है, जो मेडल लेके आएगा। करीब 300 नौकरी लग चुकी है, उन लोगों के लिए भी 80 नौजवानों का, छात्रों का, युवाओं का स्पोर्ट्समैन उनको 180 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया है। खेल स्टेडियम हर ब्लॉक में बनने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आगे का जो ओलंपिक संपन्न हुआ ही है, उसमें क्यों नहीं पाकिस्तान भागीदारी निभाए आने वाले वक्त के अंदर। वो सोच करके हमने गांव स्तर पर, चाहे वो कबड्डी हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, शूटिंग बॉल हो, खो खो हो, हम चाहते हैं गांव से शुरू करें। और पिछली बार इसी स्टेडियम के अंदर किया था, स्टेट लेवल का कार्यक्रम किया था खेल का। वो कार्यक्रम चलेंगे, गांव से लोग यहाँ तक आएंगे और कैसे उनको तलाशें, हम लोग प्रतिभाओं की तलाश करें और उनको फिर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह कोचिंग दिलाएं उनको अच्छी तमाम स्कीम हम लोग बनाना चाहते हैं नौजवान पीढ़ी के लिए। आईटी की बात आती है तो राजीव गांधी याद आते हैं। उस पर सपना देखा था 21वीं सेंचुरी में जाएंगे तो हम लोग तैयारी के साथ जाएंगे, जिससे कि दुनिया के विकसित राष्ट्र में विज्ञान में तकनीकी के अंदर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा गैप है, वो गैप कैसे समाप्त हो, ये सोच करके उन्होंने नया दिया था 21वीं सेंचुरी में चलो। आज हम देखते हैं इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल, कंप्यूटर, अधिकांश गवर्नेंस के काम आज इंटरनेट के माध्यम से होने लगे। 80,000 ई मित्र राजस्थान के अंदर है, सबसे जुड़े हुए हम लोग हैं। अभी मैंने 1.5 साल के अंदर करीब 350 तो मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, कोरोना के मैनेजमेंट के लिए भी, अन्य विभागों के रिव्यू करने के लिए भी। तो बिना संभव नहीं हो सकता था अगर आज यहाँ पर इंटरनेट की सेवा नहीं आती देश के अंदर, तो हम लोग भी पीछे रह जाते। इस प्रकार से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग और आगे आने वाले वक्त में गुड गवर्नेंस दे सकें। उसके लिए जैसे मैंने कहा आपको, अभियान हमारे शुरू होंगे। गांव में पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तहसीलदार हो, एसडीओ साहब हो, विशेष हिदायत दी जा रही है कलेक्टरों को भी और डिवीजन कमिश्नर को पूरी मॉनिटरिंग करें। गांव के लोगों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तत्काल फैसले होने चाहिए, इधर फिरना नहीं पड़े उनको और करप्शन का शिकार नहीं होना पड़े। करप्शन के अंदर आपको मालूम है कि जिस प्रकार एसीबी काम कर रही है, वो भी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही है। जिस प्रकार एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं रास्ते के अंदर भी, हम चाहेंगे कि 0 टॉलरेंस के हिसाब से आगे बढ़े, जिससे कि लोगों को पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ में उनके काम हल हो सके। तो हम लोग लगे हुए हैं। एक हमने बनाया सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, पूरे देश में मेरे ख्याल से राजस्थान ने पहल करी है। जो हमारा सूचना का अधिकार है उसके अंतर्गत लोगों को सूचना मांगनी पड़ती है, लंबा प्रोसेस है। हमने कहा कि हम क्यों नहीं, उसके प्रोविजन है सूचना के अधिकार के अंदर, जिसमें सरकार खुद सूचना को अपलोड करे, जो देखना चाहे वो देख सकता है पोर्टल के अंदर। वो व्यवस्था में करी है। आधे से अधिक विभाग जुड़ गए हैं, इस साल तक पूरे विभाग जुड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि सब सूचनाएं आपको सूचना अधिकार के अंतर्गत फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़े, खुद सूचना देख सकते हैं। एक बड़ा काम हमने किया है FIR लॉन्च कंपल्सरी करने का। लोग इसके मायने समझे नहीं। जब मैंने किया था तभी मैंने कहा था संख्या बहुत बढ़ जाएगी थानों के अंदर, क्राइम बहुत बढ़ गया, ये हमारी आलोचना होगी। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। हमने कहा कि
थानों के अंदर कई बार भगा देते हैं फरियादी को, गरीब आदमी होता है, बात समझ नहीं पाते हैं थाने के अधिकारी। हमने बड़ा फैसला लिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जहां पर कंपल्सरी थाने के अंदर FIR होगी। थाने में नहीं करें, SP ऑफिस में करनी पड़ेगी SP को। और ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा है, संख्या बड़ी है, पर न्याय मिला लोगों को, न्याय सुनिश्चित हुआ है। और यही कारण है कि अभी जो 33 होती है उसमें टाइम बहुत आधा हो गया है। पहले 156(3) में कोर्ट जाना पड़ता था थाने को पाबंद करने के लिए, जांच के लिए। अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। करीब करीब मैं समझता हूँ बहुत नगरीय हो गया है, कोर्ट जाने के लोग आदेश दे जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पर बड़ा काम करने का प्रयास किया। इससे मैं कहना चाहूंगा कि कुशासन देने के लिए कोई कमी रखेंगे नहीं, उसी रूप में हम लोगों ने पहल शुरू कर दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आप सबके सहयोग से इस तीसरी लहर की जो संभावना है, इसको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, पहली लहर तो करीब करीब 1 साल चली थी, तो दूसरी लहर जब आई थी अचानक 14-15 अप्रैल को आई और 4-5 दिन में पूरे देश में फैल गई। देखते देखते हाहाकार मच गया ऑक्सीजन को लेके। पहली लहर में ऑक्सीजन की बाद आवश्यकता कम पड़ी थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, सब खाली पड़े रहे हमारे। दूसरी लहर में तो हाहाकार ही मच गया, एक साथ में पूरे देश के अंदर सब राज्यों में क्या क्या नहीं हुआ आपको सबको मालूम। कितने लोग ऑक्सीजन का अभाव मारे गए थे, क्या क्या खबरें टीवी में दिखा रहे थे, क्या क्या लाशें बह गई गंगा के अंदर, गंगा के किनारे कितने बॉडीज को दाह संस्कार किया गया। वो दृश्य तो याद आते ही दिल में ऐसे भाव पैदा होते हैं कि इतने बड़े मुल्क में 130 करोड़ की आबादी है, आज तो हम 70 साहब नमाज जा रहे हैं, उस मुल्क में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाइयों की कमी हो गई, लाशों को हम लोग संस्कार नहीं करवा पाए। पूरी खुशी कहते राजस्थान में हम लोगों ने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, नगर पालिकाओं नगर निगमों को हमने आदेश दिया, तमाम कोरोना के जो लोग मारे गए हैं, मृत्यु हो रही है, दाह संस्कार इसका निकाय कराएगा, सब समाज हल करवाएगा। बसें भेजी गई हरिद्वार तक, किस प्रकार से जो औपचारिकता होती है डेथ होने के बाद में अस्थि कलश ले आने की, उसको फ्री किया गया। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया। जैसे कोरोना काल में लोग घर में बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वैसे मेंटली आदमी पटर हो जाता है, क्योंकि सबके घर बड़े नहीं होते, बंगले नहीं होते हैं, छोटे छोटे घर में लोग रहते हैं, एक कमरे में 2 कमरे में, क्या बीतती है सब बात का ख्याल रख करके हम लोगों ने फैसले किए। मैं एक मुबारक मौके पर आप सबका आह्वान करना चाहूंगा 2 बातों का, अभी बात करता हूँ। एक तो जो हम लोग शपथ लेते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, चाहे वो मंत्री या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, शपथ में जो शब्द है वो संविधान में लिखे हुए हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी तो आज का सब जगह उसको पढ़वाते भी हैं, कर्तव्य क्या है और मूल भावना क्या है उसकी संविधान की। मैं चाहूंगा कि कम से कम 10% लोग शपथ ग्रहण करके विपद ग्रहण करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अंतराल में पूछे कि जो मैंने शब्द पढ़े शपथ के अंदर, शपथ लेने मायने रखते हैं, वो शपथ के शब्द है क्या मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरे फैसले क्या उसके अनुरूप है, क्या मेरी सोच उसके अनुरूप है। जहाँ लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद सब कुछ लिखा हुआ है, क्या वो आचरण कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, जिंदा रखना है देश का, अगर देश को में एक अखंड रखना है, रशिया जैसा मुल्क टूट गया, 14-15 टुकड़े हो गए उसके, जो सुपर पावर की दुनिया की अमेरिका के बराबर। यूगोस्लाविया टूट गया, कई टुकड़े उसके हो गए।
और हम लोग आज त्याग किए, बलिदान किए, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी मान परंपराओं को वापस याद करते हैं, जिसके कारण हम लोग आज सबको एक साथ लेके चलते हैं। अभी जो माहौल देश में है वो थोड़ा अलग सा माहौल है, चिंताजनक माहौल है। मेरे लिए हजारों लाखों लोग चिंतित है। आज असहमति को भी आप सम्मान नहीं देते। लोकतंत्र में तो चाहे आपका आलोचक भी है, चाहे आपका असहमति व्यक्त करने वाला भी है, उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जो आज नहीं हो रहा है। आज तो एजेंसी जुडिशरी हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सबके दबाव है, सब एजेंसी दबाव में काम कर रही है। अंतरात्मा सबकी ध्यान दे क्या हो रहा है देश के अंदर। इसलिए ये माहौल ठीक होना चाहिए देश के अंदर। देश हित में है, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, आपस में हो, तो व्यक्ति की दुश्मनी नहीं होती है। ये लड़ाई अपनी विचारधारा की हो सकती है। हर पार्टी के प्रोग्राम, पॉलिसी अलग अलग होते हैं, उसका प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, कौन सी पार्टी अच्छे प्रोग्राम देगी जनता के, अलग बात। परंतु उसको लेकर के अगर हम लोग विचारधारा को लेकर के हम लोग अगर देश में जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ मिलकर काम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वो चिंता बनी रहेगी देश में और भविष्य इसका अच्छा मिल सकता है। मेरा मानना है अब सब देशवासी 75 साल का एक महत्व होता है, एक जयंती के रूप में मना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर के 75 साल के अवसर को पूरे साल भर एक नया संकल्प लेने के लिए, हर रोज नए काम करने के लिए, नई पीढ़ी तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग करें कि आज वर्तमान पीढ़ी नई पीढ़ी है, उसके ऊपर कल के देश का भविष्य टिका हुआ है। उनमें भावना मैं समझता हूं कि वही होनी चाहिए कि संविधान में लिखी हुई, जाति, धर्म, वर्ग सबको साथ लेकर हम चल सके, इस रूप में हमें काम करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जो माहौल बना रखा हम लोगों ने, उस माहौल का आधार बनाकर हम चलेंगे। सरकारें प्रोग्राम भी करेंगी और सेंटर भी आ जाएंगे, हम सब मिलकर के 75 वर्ष का देखा जो का सेमिनार, सिम्पोजियम और कोई प्रतिस्पर्धा करा के बच्चों के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाए जिससे कि राजस्थान के अंदर हम लोग राजस्थान का जो सपना देखा हमारे उन लोगों ने जो आज हमारे बीच नहीं है, उन सपनों को पूरा करने में हम लोग कामयाब हो सके। यही बात कहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप सबके मिलने का अवसर मिला। दुर्भाग्य से कोरोना का भी माहौल चल रहा है, सब चिंतित है, तो कम से कम संख्या ये आधार पर प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम संक्षिप्त हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के जंग को जीतें। जीतने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और जिस प्रदेश के अंदर एकजुट होकर इस जंग को लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कामयाब होंगे। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस देश की आजादी